हेलो एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज मैं 21वां दिन वंशागति का आणविक आधार में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर हम लोगों ने चर्चा देखा था और HGP क्या है, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य क्या है, कैसे और कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, मैंने इसकी सारी जानकारी दी थी। आज हम लोग HGP की कार्य प्रणाली को समझेंगे। मेथडोलॉजीज ऑफ HGP क्या है, अर्थात यह जो महापरियोजना है, मानव जीनोम परियोजना, इसकी कार्य प्रणाली मतलब इसको कैसे किया गया, कौन कौन से तरीके हैं, इन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से 2 तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहली विधि है जिसका नाम मैंने लिखा है, देखिए EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इसी को व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहा जाता है, या आपके पुस्तक में हाँ यही तो लिखा है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी, इसे हिंदी में कहा जाता है। यह तरीका, यह जो टेक्निक है, इसमें क्या किया जाता है, तो जीनों की सबसे पहले पहचान की जाती है। किसी DNA पर कौन कौन से जीन हैं, उनकी पहचान की जाती है और उनमें से उन जीनों को चुना जाता है जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं, अर्थात मैसेंजर RNA के रूप में, अर्थात जो जीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर मैं कहूं तो जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है मैसेंजर RNA पर प्रोटीन बनाने के लिए, उनकी पहचान की जाती है। इस टेक्निक को ही व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहा जाता है, EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहा जाता है। वो टैग्स जो एक्सप्रेस होते हैं, व्यक्त होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। दूसरी विधि ये करने के बाद अब दूसरी विधि क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन को अनुक्रम टिप्पण भी कहा जाता है। अब यह अनुक्रम टिप्पण होता है क्या है, तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो जीन हमने ले लिया, उस जीन के अनुक्रमों, हमने बताया था कि जो मैसेंजर RNA बनते हैं उस पर व्यक्तिक और अव्यक्तिक, मतलब ऐसे जीन होते हैं जो आवश्यक रूप से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। मैसेंजर RNA पर भी हेट्रोजीनियस, जब मैसेंजर RNA बनता था, हेट्रोजीनियस RNA, तो अव्यक्तिक को क्या करते हैं, हटा देते हैं और व्यक्तिक जो रहते हैं उसको लिखते हैं, नोट करते हैं। तो इसमें जीन के सभी अनुक्रम जो भी मतलब कोडिंग, नॉन कोडिंग, मतलब व्यक्तिक और अव्यक्तिक होती है, इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है और फिर से अलग अलग इनके खंडों के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। जो RNA या जो जीन है, किस जीन का क्या कार्य है, उनके कार्यों की पहचान भी किया जाता है और इसको कहते हैं अनुक्रम टिप्पण, है ना। तो ये 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में जैसा कि हमने जाना कि सबसे पहले हम लोग DNA पर के जीन का अध्ययन करते हैं कि कौन से प्रोटीन के संश्लेषण में हिस्सा लेते हैं, नहीं लेते हैं, यानी RNA में कूट लेकर ट्रांसक्राइब होते हैं। आखिर हम सबसे पहले जीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो एक फिगर भी आपके पुस्तक में दिया हुआ है और आप बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हैं
कि सबसे पहले किसी व्यक्ति से, देखिए एक लड़की का चित्र दिया हुआ है और उस लड़की के चित्र में से देखिए ध्यान से, एक कोशिका लिया गया। उस कोशिका से हमने क्या किया, उसके सारे क्रोमोसोम्स को निकाला न्यूक्लियस के अंदर से, फिर उससे क्या प्राप्त किया, डीएनए प्राप्त किया और डीएनए को हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया, जिसमें कि 2 तरीके होते हैं। हाईली फ्रीक्वेंसी वाले कंप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है सभी क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए के अंदर जो जीन हैं उन सबको व्यक्त करने के लिए। तो आप समझ गए कि हम जीन कहाँ से प्राप्त करें। अब इसमें यह जानना होगा कि जीन का पता लगा लेने के बाद हम क्या करेंगे। तो इसमें कुछ काम किया जाता है। क्या किया जाता है कि डीएनए को सर्वप्रथम हम अलग कर लेंगे, डीएनए को क्रोमोसोम्स में से जब निकाल लेंगे तो उनके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे और टुकड़े काट कर फिर उनका क्लोन तैयार करेंगे। अब क्लोन का बिल्कुल उन्हीं के जैसा दूसरा डीएनए हम तैयार करेंगे, बिल्कुल उन्हीं के जैसा डुप्लीकेट उनका हम तैयार करेंगे, बहुत अधिक। और ये क्लोन तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, तो होस्ट चुनेंगे। होस्ट किसे कहते हैं, उन जीवों को जिसमें हम कोई चीज डालते हैं, रखते हैं, है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा पेट है, हमारा अमाशय है, इस अमाशय में बहुत सारे फीता कृमि, गोल कृमि मतलब चील रहते हैं ना। तो चील के हम क्या है, होस्ट बॉडी है, हम उनके होस्ट हैं, होस्ट शरीर हैं। उसी प्रकार से हम अब टेक्निक आगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जीन को दूसरे जीवों में प्रवेश करा देते हैं और वैसे जीवों में प्रवेश कराते हैं जिनका प्रजनन का रफ्तार, प्रजनन की जो दर है वह काफ़ी अधिक है, जल्दी जल्दी प्रजनन करते हैं। और जल्दी जल्दी प्रजनन करने से क्या लाभ है कि उनका जो जीन होगा वह डुप्लीकेट होगा, मतलब रेप्लिकेट होगा, डबल होगा। जब तक जीन डबल होगा तभी तो एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनेगा। तो इससे क्या होगा कि हम जो जीन डालें बैक्टीरिया में या ईस्ट में डालते हैं, तो बैक्टीरिया और या ईस्ट में डालेंगे तो बैक्टीरिया और ईस्ट क्या हो गया, होस्ट हो गया, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि होस्ट में या संवाहक कह लीजिए, उसमें हम डालेंगे तो क्या होगा कि हम जो जीन डाले हैं उनका क्लोनिंग होगा। और क्लोनिंग के पश्चात डीएनए के अब प्रवर्धन क्यों क्लोनिंग करते हैं, ताकि उनका प्रवर्धन कर सके और उनको लंबा सके। एक तो पहले से डीएनए लंबे होते ही हैं और उनको और अधिक लंबाई तक लंबा करेंगे, है ना। फिर लंबा करने के बाद फिर उनको काटा जाता है और काट कर उनको मशीन में डाला जाता है और उस मशीन का नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर नाम है। और ये याद रखना चाहिए आपको कि इस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन को तैयार करने वाले थे फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने प्रोटीन के बारे में भी अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन बनते हैं
अमीनो अम्ल का क्रम एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये बताने वाले थे फ्रेडरिक सेंगर, और इन्होंने ही ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का भी निर्माण किया था। इस मशीन में डालते हैं, इस मशीन में डालने के बाद और जो सेम प्रकार के जो जीन होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने से पता चल जाता है कि एक ही प्रकार के जीन हैं, और जो अलग अलग होंगे वो पता चल जाएगा अलग, तो उनको अलग से हम, अब देखिए तो जीन तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, 20 से 25 ज़्यादा। उनका नाइट्रोजन क्षार का युग्मन का अध्ययन करना है जो 3 बिलियन होते हैं, तो कैसे अध्ययन करेंगे हम? तो सेम को एक साथ मिलाकर, तो इससे क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो खंडित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अनुक्रमण करने में यानी सीक्वेंसिंग करने में आसानी मिलती है कि कौन किसके बाद आया और किसकी संख्या कितनी है। और यह जो काम है ये एक मशीन, हम नहीं बल्कि हमसे चूंकि अब इतने ज़्यादा, मैं बताया था ना कि कितने बिलियन है और कितना को याद करना है, तो ये मतलब हम अपने मस्तिष्क नहीं कर सकते। हमारे द्वारा ही, मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए मशीन में प्रोग्रामिंग होता है। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हर एक काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस बने होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सभी एप्लीकेशन का अलग अलग काम है। व्हाट्सएप का अलग काम है, फेसबुक भी एप्लीकेशन है, उसका अलग काम है। अपना बीकेबी हाईटेक स्कूल का अलग एप्लीकेशन है, तो इसका आप देख रहे होंगे, इसका अलग काम है। उसी प्रकार कंप्यूटर पे भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनको प्रोग्राम कहा जाता है। तो इस काम के लिए अलग से मोबाइल एप्लीकेशन को मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम की जरूरत होती है, और उस प्रोग्रामिंग के जरिए हम इनका अध्ययन करने में सक्षम होते हैं, है ना। एक चीज मैं और यहाँ बता दें, BAC होता है, BAY लिख दिया है हमने। BAC और YAC क्या है यहाँ समझिए। अगर हम जीन किसी होस्ट में, संवाहक में, अगर बैक्टीरिया में डालते हैं तो उससे प्राप्त जो क्रोमोसोम्स होगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और अगर ईस्ट में डालेंगे तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहेंगे। ये भी शॉर्ट में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो कंप्यूटर आधारित मतलब प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम लोग ये टोटल काम करते हैं, है ना। इसमें ओवरलैपिंग के आधार पर कितना ओवरलैपिंग कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है ना, इसके आधार पर ही हम मतलब इसका अध्ययन कर पाते हैं। अब डिटेल्स इसका अध्ययन जब इस प्रोजेक्ट में जाएंगे या अगले कक्षाओं में जाएंगे, BSc MS, उसमें आप लोगों को पढ़ना है। इतना ही काम करने के लिए देखिए एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि DNA अनुक्रम की प्राप्त जो जानकारी है अभी तक प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया है। प्रत्येक गुणसूत्र पर कौन कौन से DNA मतलब कैसा DNA है और कैसे जीन है ना, इसका निर्धारण किया जा चुका है। लास्ट में 2006 में एक क्रोमोसोम्स का अध्ययन किया गया था, क्रोमोसोम फर्स्ट, जो बाकी रह गया था, 2006 में खत्म हुआ था। 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स आप प्लस X और Y 2, इनका अध्ययन जो है लिंक क्रोमोसोम XY और 22 जोड़ा हो गया। उसमें 22 जोड़ा में एक क्रोमोसोम जो बाकी था फर्स्ट, उसका हो गया 2006 में। जीनोम का आनुवांशिक और भौतिक नक्शा तैयार करना भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था, जल्दी से सक्षम मतलब संभव नहीं आज अगर हम बात करें, लेकिन ये संभव हुआ। लेकिन ये सब आसान काम नहीं, बहुत खर्चे भी होते हैं इसके लिए। प्रतिबंधन, इंडोन्यूक्लियेज पहचान स्थल,
के बहुरूपण को जानकारी तथा कुछ दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों के ज्ञान से भी यह पता किया गया। प्रतिबंधन एंजाइम हमने बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मैसेंजर आरएनए को बनने नहीं देता है। तो वो भी एंजाइम कैसे बनता है, उसको भी जीन कौन बनाता है। मैं अगर साफ बताऊं आपको, तो जितने भी जीन हमारे अंदर है ना, क्या सब के सब प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं? मात्र अगर बात करूं तो प्रोटीन संश्लेषण में 2%, 98% तो जीन तो उसके फंक्शन ही अलग है, जिनका अध्ययन करना अभी भी बाकी है ना। चलिए हम इसके विशेषताओं की बात कर लें। मानव जीनोम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी उधर मतलब बताया था, जब हम उद्देश्य की बात कर रहे थे, है ना, उस समय भी बताया था। अब हम लोग उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं विशेषता की बात करूं तो सबसे पहले तो मनुष्य के जीनोम में 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिसको हम 3 बिलियन कहा था। 3164.7 मिलियन, इसको 1000 से भाग दे 3.1647 बिलियन कह सकते हैं। अब सोचिएगा कि अध्ययन करना कितना मुश्किल होता है। इतने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये HGP जब हमारा कंप्लीट हुआ तो इससे हम इस निर्णय पर पहुंचे, अध्ययन किया गया इसमें, तभी तो हम जान पाए। हर एक जीन में करीब 3000 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, हर एक जीन। अगर हम दूसरी बात करें तो 3000 नाइट्रोजनी क्षार पर जीन, यानी एक जीन में, है ना, 3000 नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनी बेस होता है। और इनके आधार पर भी, इन्हीं के आधार पर, नाइट्रोजनी क्षार के आधार पर ही मनुष्यों में विभिन्नता भी पाई जाती है। नाइट्रोजनी क्षार अलग अलग होंगे, तो अगर 2 का डीएनए अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस पेयरिंग जो होगी, क्या सभी मनुष्य बराबर? उसी में विभिन्नता होती है, सीक्वेंसिंग में। थोड़ा सा डीएनए बेस इधर उधर हुआ तो प्रोटीन दूसरा बनेगा, प्रोटीन दूसरा बनेगा तो लक्षण रूप बदल जाएगा। तो एक जीन में तो इतने होते हैं, और इतने में से एक नाइट्रोजनी क्षार इधर उधर होगा तो बहुत मुश्किल पैदा करेगा। मनुष्य के जीनोम में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अगर जीन की बात करूं तो याद रखिएगा, उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन, सबसे बड़ा जीन का नाम दिया गया है डिस्ट्रोफिन। और ऐसा इसलिए डिस्ट्रोफिन जीन क्योंकि उसमें लगभग 24 लाख क्षार मिलते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, अभी तो मैंने एक जीन में 3000 नाइट्रोजनी क्षार, लेकिन मनुष्य में ही एक ऐसा भी जीन है डिस्ट्रोफिन, जो एक जीन में 24 लाख नाइट्रोजनी क्षार है, याद रखिएगा।
पहले की अनुमानित जीनों की संख्या जो थी वह 80,000 से 1,40,000 के तुलना में काफी कम पाया गया। अधिक से अधिक मैंने बताया कि 20 से 25, अधिक से अधिक 30,000 जीन पाए गए, लेकिन अनुमान था कि मनुष्य की 80, 90 या 1.5 लाख तक जीन होंगे। नहीं, मात्र 30,000 जीन पाए गए। और सभी मनुष्यों में पाए जाने वाले अगर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करो, यानी नाइट्रोजन क्षार से बनकर बेस पेयरिंग, तो सब में 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स सब में लगभग क्या है, सेम है। हम में, आप में, उनमें, इनमें, उनमें हमारा डीएनए, आपका डीएनए 99.9% सेम है। आपका नाक लंबा है, मेरा मोटा है, मान लो कितना 0.1, इसमें से 100 में से घटेगा तो ही ना होगा। इतना % डीएनए मतलब चेंज होने से, जीन चेंज होने से हमारा नाक नक्श बदल जाता है। चौथा बात बताओ, अभी कुछ देर पहले बताया था चौथा बात। इतने सारे जीन हैं, लेकिन सारे जीन से प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का कूट लेखन नहीं होता है। उन सभी जीन्स में से मात्र 2% जीन से ही प्रोटीन का कूट लेखन भी होता है। यानी मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ये सब विशेषता बता रहा हूं जो HGP के द्वारा प्राप्त हुआ जानकारी इकट्ठा है। एक और बात बताऊं आपको, 5वां बात, कि जितने जीनों की खोज हो पाई है 50% से अभी भी अधिक जीन ऐसे हैं, 50% से अधिक जिनकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। यानी वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है कि आप आगे बढ़िए और इस जीन के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, खोजिए, रिसर्च में जाइए, भाग लीजिए। सब जीन पता कर लेंगे, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं हुआ है कि अब ये जीन इस काम के लिए, इस जीन इस काम के लिए। मात्र जो है 50% से कम ही के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर पाए। और एक बात बताऊं, छठा बात, मनुष्य के जीनोम का एक बड़ा हिस्सा जो है पुनरावृत्ति अनुक्रमों से निर्मित होती है। मतलब कि एक ही जीन बार बार आवृत्ति के रूप में, मतलब पुनरावृत्ति होते रहती है। ऐसा नहीं है कि एक जीन यहाँ पाया गया फिर वह जीन जो है दूसरे जगह नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसी जीन की एक ही डीएनए पर पुनरावृत्ति भी हो सकती है। यह HGP के द्वारा जो है पता किया गया है ना, पुनरावृत्ति खास बात है। 7वां बात बताऊं, एक और बात, डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या कभी कभी 100 से 1000 तक होती है। ये पुनरावृत्ति की अगर बात करूं तो 100 से 1000 तक भी पुनरावृत्ति हो सकती है। इनका कार्य कूट लेखन में सीधे तौर पर नहीं होता, मतलब सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं होता है, बल्कि क्रोमोसोम की रचना, इनका विकास है ना के बारे में ये जानकारी रखते हैं और इनसे जानकारी मिलती है। सिर्फ जानकारी देने के लिए इसी तरह पढ़ जाते हैं। डीएनए
मतलब ये आरएनए कूट लेखन में भाग, प्रोटीन के कूट लेखन में भाग नहीं लेते। बारंबार मिलते हैं, 100 से 1000 तक मिलते हैं, इसके बावजूद भी। 8वां बात बताऊं, मानव जीनोम के विस्तृत अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन, क्रोमोसोम 1 पहला जो क्रोमोसोम है उसमें सबसे अधिक जीन 2968 जीन पाए जाते हैं। 2968 जीन सर्वाधिक फर्स्ट क्रोमोसोम पर 2968 जीन। और सबसे कम जीन मालूम है किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं? लिंक क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन्स पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं? मात्र 231, 231। ये जो है वाई क्रोमोसोम्स पर 231 जीन पाए जाते हैं। 9वां बात बताऊं तो मानव जीनोम लगभग 1.4 मिलियन जगहों पर वैज्ञानिकों ने अलग 11 क्षार का मतलब एक क्षार न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में, जीन के रूप में नहीं, कोडोन के रूप में नहीं, सिर्फ ऐसा ही नाइट्रोजनी क्षार पता चल पाया है। इसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज कहा जाता है, SNP याद रखिएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, SNP। बस ऐसे कोडोन के रूप में नहीं, ऐसे ही एक सिंगल नाइट्रोजनी क्षार मिल जाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे तो मानव का जो रोग है उससे भी पता चल जाता है कि किसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है, उसका अनुक्रम पता चल जाता है। और साथ साथ कि मानव का इतिहास या किस जंतु से आया है नहीं, या कैसे इसका विकास हुआ है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस जीव में ऐसे प्रकार पाए जाते हैं। और मानव में भी इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड सिंगल SNP पाए जाते हैं। तो इससे पता चल जाएगा ना हमारा पूर्वज यानी मानव का इतिहास भी पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, है ना। तो ये जो मैंने कुछ बताया मानव जीनोम की मुख्य विशेषताओं के बारे में, यह जब तक प्रोजेक्ट चला था तो ये बात थी। अब AGP के कुछ उपयोग भी है और भविष्य की चुनौतियां भी। भविष्य की चुनौतियां क्या है और उपयोग क्या है, अगर इसके बारे में चर्चा करो तो चुनौती तो आप लोगों के सामने है। मैंने बताया कि अभी कितना अध्ययन किया गया है, कितना बाकी है, ये तो आपको अध्ययन करना है। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट के द्वारा अगर सोचिए कि भविष्य में अगर वर्ल्ड के साइंटिस्ट अगर एक जीन के बारे में अध्ययन कर लिए हैं और अध्ययन करने के बाद उसका अगर लुप्त फायदा अगर उठाने लगे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि मानव से सुपर मानव भी कोई बना सके। नहीं, खाली समानता वाला और विशेष अच्छे गुणों वाला जैविक तंत्र जिसको बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मानव जीनोम की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो बहुत मददगार साबित हुई है। इस पूरे पृथ्वी पर की अगर जैविक तंत्र की अगर बात करें, यही है जिसके द्वारा हम पता चले, हम बोलते हैं ना कि नाइट्रोजन क्षार एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन मत समझिए कि खाली इसी में है, सभी में है। ये
जीन के बारे में हम अध्ययन किए तभी ना पता चला, नहीं तो ऐसे थोड़े पता चलता है ना, ये पता नहीं चलता। डीएनए अनुक्रमों की सही जानकारी भी एवं अन्य प्रकार के शोध से जीवों के विभिन्न जो कार्य हैं उनमें पाए जाने वाले विभिन्नता, इन सभी चीजों को समझने में काफी सहूलियत हुई है, काफी मदद मिला है एचजीपी से। विश्व भर के सार्वजनिक और असार्वजनिक, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की अगर बात करूं, हजारों विशेषज्ञ इस अनुसंधान में, इस प्रोजेक्ट में, इस रिसर्च में अपना योगदान दिए थे। हम इसको यूं व्यर्थ जाने देंगे, गंवा देंगे, छोड़ देंगे? इसको कैरी करना है, जारी रखना है ना। इस परियोजना के बाद जैविक अनुसंधानों में नए आयामों, नए तरीकों, नए टेक्नोलॉजी का समावेश आज हम कर भी पाते हैं और अभी और भी विकसित भी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। पहले जहाँ तक मालूम कीजिए कि रिसर्चर जो होते थे वो एक जीन पर कई कई दिनों तक अध्ययन करते थे, लेकिन ये एचजीपी से इतना फायदा हुआ कि आज के समय में सभी प्रकार के जीनों के बारे में बहुत जगह पर अध्ययन किया जा सकता है, सभी जीन के बारे में। तो ये फायदा हुआ है एचजीपी से, इससे परेशानी नहीं। नई तकनीक का योगदान भी रहा है इसमें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का चर्चा किया था जीन के बारे में, हर जगह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा मदद मिला है। वैज्ञानिक पक्ष अब एक साथ जीनों का अध्ययन कर सकते हैं, कहीं भी रहकर, कहीं से भी, जितना संभव हो पाएगा। विशेष ऊतक या अंग या अबुर्द की बात करूं, कोशिका, कैंसर की कोशिका जिसे कहा जाता है, अबुर्द की कोशिका, इसमें पाए जाने वाले जो हजारों जीन हैं और प्रोटीन या आपस में जुड़कर किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार अबुर्द की कोशिकाएं बनाती हैं, कैंसर की कोशिकाएं, ये एचजीपी से समझना बहुत आसान हो गया है। और यही कारण है कि इस प्रकार मानव जीनोम परियोजना के बहुत सारे उपयोग है जी। और भविष्य में खासकर आने वाले सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह यह है कि कहीं मानव की क्लोनिंग न कर बैठे, है ना। तो ये सिर्फ पढ़ाई करके और डिग्री हासिल करना, इंटरमीडिएट पास कर लेने से नहीं होगा बाबू। पास कीजिए और जिंदगी में कुछ कीजिए, नाम रोशन कीजिए, रिसर्चर बनिए, इधर उधर जाइए कहीं, है ना। तो ये थी आज की हमारी एचजीपी, समाप्त हो गई। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंट, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और इस प्रकार से चैप्टर फिनिश्ड होगा, है ना। सो आज का कक्षा कैसा लगा ये भी मुझे जरूर आप बताएंगे। थैंक यू।